या हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था सोशल फंक्शन क्लास। तो इसमें हमने देखा था सोशल नेटवर्क, सोशल रोल, सोशल स्किल्स और सोशल इंटरेक्शंस। तो इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड अप होती हैं? रिस्क फॉर लोनलीनेस, readiness for enhanced relationship, ineffective relationship, risk for ineffective relationship, ineffective role performance, impaired social interaction, social isolation। तो नेक्स्ट क्लास आई हमारी सेल्फ केयर एबिलिटीज़ और होम मेंटेनेंस स्किल्स। तो इम्पेयर्ड होम मेंटेनेंस होगी, बेदिंग सेल्फ केयर डेफिसिट, ड्रेसिंग सेल्फ केयर डेफिसिट हो गया, फीडिंग सेल्फ केयर डेफिसिट हो गया, टॉयलेटिंग सेल्फ केयर डेफिसिट हो गया, रेडीनेस फॉर एनहांस सेल्फ केयर और सेल्फ नेग्लेक्ट हो गया। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ लिटरेसी और हेल्थ मेंटेनेंस स्किल्स, ineffective health maintenance, ineffective health maintenance management, readiness of enhanced health management, frail elderly syndrome, risk for frail elderly syndrome, ineffective protection, risk prone health behavior, deficient knowledge, readiness for enhanced knowledge। देन आता है हेल्थ हैज़ार्ड। हेल्थ हैज़ार्ड में क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये किससे एसोसिएटेड होता है? हेल्थ केयर प्रोसेसेस से और सोशल प्रोसेसेस से। जैसे हो गया आपका रिस्क फॉर एस्पिरेशन, रिस्क फॉर ब्लीडिंग, रिस्क फॉर डिसयूज सिंड्रोम, रिस्क फॉर फॉल्स, रिस्क फॉर इंजेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क फॉर पेरी ऑपरेटिव पोजिशनिंग इंजरी हेल्थ हैज़ार्ड क्लास में आती है। रिस्क फॉर शॉक, रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, risk for suffocation, delayed surgical recovery, risk for delayed surgical recovery, impaired swallowing, risk for trauma। मिलियो हैज़ार्ड क्या होता है? हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, हाउसिंग स्टैंडर्ड एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। हेल्थ इम्पैक्ट होती है किस वजह से? इकोनॉमी से, हाउसिंग से, स्टैंडर्ड से और वर्किंग एनवायरनमेंट से। कंटामिनेशन, रिस्क फॉर कंटामिनेशन, रिस्क फॉर पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी रिप्रोडक्शन। बायोफिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलिटी में और कंसेप्शन में, एंड द डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम फेज ऑफ चाइल्ड बर्थ। फर्टिलिटी और कंसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो चीज़ें डिलीवरी में, पोस्टमार्टम फेज जो होता है चाइल्ड बर्थ का, इनफेक्टिव चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस, रेडीनेस फॉर एनहांस चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस, रिस्क फॉर इनफेक्टिव चाइल्ड बेयरिंग प्रोसेस, रिस्क फॉर डिस्टर्ब मैटरनल फीटल डायट। और केयर गिविंग रोल्स क्या होते हैं? केयर गिविंग एंड केयर गिवर फंक्शंस, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड अटैचमेंट, केयर गिवर रोल स्ट्रेन, रिस्क फॉर केयर गिवर रोल स्ट्रेन, पेरेंटल रोल कन्फ्लिक्ट, इम्पेयर्ड पेरेंटिंग, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड पेरेंटिंग, readiness for enhanced parenting। नेक्स्ट क्लास आती है फैमिली यूनिट, फैमिली कोपिंग, फैमिली फंक्शनैलिटी एंड फैमिली इंटीग्रिटी। कंप्रोमाइज्ड फैमिली कोपिंग, डिसेबल्ड फैमिली कोपिंग, readiness for enhanced family coping, ineffective family health management, dysfunctional family processes, interrupted family processes, readiness for enhanced family processes। नेक्स्ट क्लास इज कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नीड्स क्या होती हैं? रिस्क पॉपुलेशंस, जो पॉपुलेशन रिस्क में होती है, और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें। तो डेफिशिएंट कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट होगा, इनइफेक्टिव कम्युनिटी कोपिंग, रेडीनेस फॉर एनहांस्ड कम्युनिटी कोपिंग। देन आपका आता है डिफ्रेंशिएटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रॉम मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये स्टेटमेंट होगी नर्सिंग जजमेंट की, जो नर्स बनाएगी उसकी एजुकेशन से, उसके एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपर्टाइज से, और वो लाइसेंस्ड होगी उसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो एक फिजिशियन ही बना सकता है। नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एन इलनेस और अ हेल्थ प्रॉब्लम। डिस्क्राइब करता है ह्यूमन रिस्पॉन्स को एक इलनेस के लिए और हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, है ना। एक ह्यूमन का रिस्पॉन्स क्या होगा किसी इलनेस या हेल्थ प्रॉब्लम को लेके, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस जो होता है वो डिजीज़ प्रोसेसेस से रेफर करता है। नर्सिंग डायग्नोसिस चेंज भी हो सकता है, जैसे क्लाइंट के रिस्पॉन्स चेंज होंगे
लेकिन एक क्लाइंट का जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो सेम ही रहता है फॉर एज लॉन्ग एज द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट, जितने लंबे समय तक के लिए डिजीज़ प्रेजेंट होगी, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस सेम ही रहेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, और मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगा? अस्थमा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगा? सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन इन स्टमक, तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगा? अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस मीन्स मतलब इन्फ्लेमेशन इन द अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज हो गया, और मेडिकल डायग्नोसिस में हो गया एम्पुटेशन, मतलब कोई भी हाथ पैर जो है उसको बॉडी से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया ड्यू टू सम इलनेस। नाउ स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग। ठीक है, अब हम करेंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? एक डेलिबरेटिव सिस्टमैटिक फेज होता है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसमें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। हम ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये ऐसा प्रोसेस है क्लाइंट के गोल्स को फॉर्मुलेट करने का, और ये नर्सिंग इंटरवेंशंस को डिज़ाइन भी करता है। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम प्रिवेंट कर सकें, रिड्यूस भी कर सकें, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकें क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को। नर्सिंग प्लानिंग और आउटकम आइडेंटिफिकेशन। प्लानिंग एक कैटेगरी है नर्सिंग बिहेवियर की, जिसमें क्लाइंट सेंटर्ड गोल्स होते हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। और नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है सिलेक्टेड होते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए और आउटकम ऑफ केयर को अचीव करने के लिए। प्लानिंग कितने तरीके की होती है? इनिशियल प्लानिंग होती है, ऑनगोइंग प्लानिंग होती है, डिस्चार्ज प्लानिंग होती है। इनिशियल प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग विच इज़ डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट के बाद जो प्लानिंग करेंगे वो इनिशियल प्लानिंग होती है। और ऑनगोइंग प्लानिंग तो कंटिन्यूस प्लानिंग होती है। डिस्चार्ज प्लानिंग जो है वो डिस्चार्ज के बाद में करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, सेटिंग प्रायोरिटीज़। प्लानिंग के प्रोसेस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे, फिर क्लाइंट गोल्स एस्टेब्लिश करेंगे डिज़ायर्ड आउटकम के लिए, और सिलेक्ट करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस, देन लिखेंगे इंडिविजुअलाइज इंटरवेंशंस को केयर प्लान पे। सेटिंग प्रायोरिटीज़, जो नर्स है वो शुरू करती है प्लान करना बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर्स अटेंशन फर्स्ट, कि कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को अटेंशन की पहले ज़रूरत है, किस नर्सिंग इंटरवेंशन को अटेंशन की सेकेंडली ज़रूरत है, और ऐसे ही सो ऑन। तो हम डिसाइड करेंगे, नर्स जो है वो प्लान करती है, डिसाइड करते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करती है कि भाई कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस को पहले अटेंशन मिलना चाहिए, कौन से को दूसरा, कौन से को तीसरा। प्रायोरिटी सेटिंग जो है ये ऐसा प्रोसेस है एक प्रेफरेंशियल सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करने का, जिससे कि हम एड्रेस करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को और इंटरवेंशंस को। हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, इस बेस पे हम लोग देखते हैं, प्रायोरिटी वाइज जो है इसको फॉर्मुलेट करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को। प्रायोरिटी सेटिंग इज द ऑर्डरिंग होता है नर्सिंग डायग्नोसिस की एंड पेशेंट प्रॉब्लम्स की यूजिंग डिटर्मिनेशंस ऑफ अर्जेंसी एंड और इम्पॉर्टेंस टू एस्टेब्लिश अ प्रेफरेंशियल ऑर्डर फॉर नर्सिंग एक्शंस। मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस की एक करेक्ट ऑर्डरिंग करना, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उसको ऊपर, देन मीडियम, देन लोअर लेवल, और पेशेंट प्रॉब्लम्स की भी ऑर्डरिंग करनी है। और हमें डिटर्मिनेशंस ऑफ अर्जेंसी को यूज़ करते हुए, या फिर क्या इंपॉर्टेंस क्या है एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने का फॉर नर्सिंग एक्शंस के लिए, ये भी चीज़ें हमें ध्यान में फिर उनकी भी ऑर्डरिंग करनी होती है। हेनरी और वॉकर ने डेफिनेशन दी थी 2004 में, अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस। Nurse users frequently use Maslow's hierarchy of needs when setting priorities. मास्लो हायरार्की को देखते हुए वो अपनी प्रायोरिटी सेट करती है नर्स। देन आपका मास्लो हायरार्की आ गया। सबसे पहली जो बेसिक नीड है हमारी वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट आता है। देन नेक्स्ट हमारी जो नीड होती है वो सेफ्टी नीड्स होती है, जैसे सिक्योरिटी, सेफ्टी। और सेकंड जो साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है हमारा बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स आता है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें। देन आता है एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, इसमें हमारी इज्जत की बात आ जाती है और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है।
सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, खुद के पोटेंशियल को कम्प्लीटली अचीव कर लेना। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ आएगा हाई, इंटरमीडिएट एंड लो। एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स, डिजायर्ड आउटकम। गोल क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स अ पेशेंट्स हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ वेलनेस एंड इंडिपेंडेंस इन फंक्शन। पेशेंट का जो वेलनेस का जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल लेवल होता है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है गोल, और इंडिपेंडेंस को जो फंक्शन में होती है। गोल्स ब्रॉड स्टेटमेंट होती है क्लाइंट के स्टेटस की। एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम एक मेजरेबल चेंज होता है पेशेंट के स्टेटस में, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो होगा जब हम एक अच्छी नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देन डिजायर्ड आउटकम्स जो होते हैं मोर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया होता है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं हम यूज़ इवेलुएट करने के लिए कि या तो गोल्स, जो गोल्स हमने सेट किए थे वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। देन नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रोस क्राइटेरिया फॉर गोल। मैक्रोस हियर स्टैंड्स फॉर एम फॉर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ए फॉर अचीवेबल एंड टाइम लिमिटेड, सी फॉर क्लाइंट सेंटर्ड, आर फॉर रियलिस्टिक, ओ फॉर आउटकम रिटर्न, एस फॉर शॉर्ट। मेजरेबल, अचीवेबल, क्लाइंट सेंटर, रियलिस्टिक, आउटकम रिटर्न, शॉर्ट। देन आता है एग्जाम्पल फॉर गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए। गोल, मिस्टर एक्स विल एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली इन 3 days, मतलब खुद से वो चल पाएंगे, चल फिर पाएंगे इन 3 days में। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे? ये गोल है, चलने चाहिए। तो मिस्टर एक्स विल टर्न इन बेड इंडिपेंडेंटली इन 24 hours. मिस्टर एक्स विल गेट अप टू चेयर 3 times डेली फॉर नेक्स्ट 2 days. मिस्टर एक्स विल वॉक विद असिस्टेंस टू हाफ वे इन 48 hours में असिस्टेंस के साथ में वो आधे रास्ते तक चल लेते हैं। तो गोल क्या? ब्रॉड इम्प्रूव्ड न्यूट्री। अब गोल क्या हुआ? ये तो था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? गोल है, गोल ब्रॉड है बहुत ज़्यादा कि इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो डिज़ायर्ड आउटकम, ये चीज़ अगर हुई है तो इसके आउटकम क्या निकल कर आएंगे? स्पेसिफिक होंगे कि गेन कर लेंगे 51, सॉरी, दिस इज़ अ वेट यूनिट, आई जस्ट डोंट रिमेंबर, आई लेट यू नो इन comment section what does it refer. Gain by April 15. Okay, I'll let you know what is that later on. Purposes of desired goals and outcomes: provide direction for planning nursing interventions, serve as a criteria for evaluating client progress. पर्पस क्या होते हैं गोल्स और आउटकम्स के? कि भाई हमें डायरेक्शन देता है एक अच्छी नर्सिंग इंटरवेंशन को प्लान करने के लिए, और ये क्राइटेरिया की तरीके से सर्व होता है कि इवैल्यूएट कर सकें हम क्लाइंट की प्रोग्रेस को, इवैल्यूएट कर सकें। इनेबल करता है क्लाइंट को और नर्सेस को टू डिटरमाइन वेदर द प्रॉब्लम हैज़ बिन रिजॉल्व, कि कब तक प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो क्लाइंट और नर्सेस को पहचानने में मदद करता है। हेल्प टू मोटिवेट द क्लाइंट एंड नर्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। क्लाइंट को और नर्स को मोटिवेट करने में मदद करता है ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट को वो फुलफिल कर सके। एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स, डिसाइड आउटकम, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। 2 टाइप्स के होते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ गोल: सब्जेक्ट, वर्ब, कंडीशन और मॉडिफायर्स। क्राइटेरिया ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस: सब्जेक्ट क्या है? एक नाउन, इज द क्लाइंट, एनी पार्ट ऑफ क्लाइंट और सम एट्रीब्यूट टू क्लाइंट। वर्ब क्या है? वर्ब स्पेसिफाई एन एक्शन द क्लाइंट इज टू परफॉर्म, जैसे शो, वॉक एंड ड्रिंक। कंडीशन और मॉडिफायर्स आर एडेड टू द वर्ब, इनको वर्ब में ऐड ऑन करते हैं टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द बिहेवियर इज टू बी परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल: वॉक्स विद द हेल्प ऑफ केन, जो एक पेशेंट है वो किसकी मदद से चलता है? केन की हेल्प से चलता है। क्राइटेरिया ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस: द क्राइटेरिया इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड बाय विच परफॉर्मेंस इज एवेलुएटेड, जिसकी हेल्प से परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा वो होता है क्राइटेरिया। वॉक्स 1 block पर डे, 1 block पर दिन चलता है, तो ये क्राइटेरिया है।
देन नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ गोल, सब्जेक्ट, वर्ब, कंडीशन, मॉडिफायर्स, क्राइटेरिया फॉर डिजायर्ड परफॉर्मेंस। देन क्लाइंट, वर्ब क्या है, ड्रिंक्स, तो कंडीशन क्या होगी, 2500 ml ऑफ फ्लूइड, और क्राइटेरिया क्या हो गया, डेली, तो टाइम कंसिडर कर लिया हमने। क्लाइंट है, एडमिनिस्टर करता है, क्या एडमिनिस्टर करता है, करेक्ट इंसुलिन डोजेस एडमिनिस्टर करता है यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसने ही बताया, टाइम बताया, क्वालिटी स्टैंडर्ड बताया कि भाई एसेप्टिक टेक्निक की मदद से। क्लाइंट परफॉर्म करता है लेग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जिससे उसको सिखाई गई थी एवरी 8 आवर्स, तो यहाँ पर टाइम कंसिडर कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। डिपेंडेंट, कितने तरीके के नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं, तो डिपेंडेंट इंटरवेंशंस होते हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फिजिशियन ऑर्डर्स के अंडर में कैरी आउट किए जाती हैं और सुपरविजन में और स्पेसिफिक रूटीन के अकॉर्डिंग, से मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स, इंट्रावीनस थेरेपी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डाइट और एक्टिविटी। Types of nursing interventions. Collaborative interventions are actions the nurse carries out in collaboration with other health team members such as physical therapists, social workers, dietitians and physicians. कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन में क्या होता है, ये ऐसे एक्शन होते हैं जो नर्स कैरी आउट करती हैं जो बाकी हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं उनके कोलैबोरेशन में, ये कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस होंगे। देन आपका आता है क्राइटेरिया फॉर चूजिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। सेफ अप्रोप्रिएट होना चाहिए इंडिविजुअल्स की एज के अकॉर्डिंग और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग। अचीवेबल होना चाहिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए विद द क्लाइंट के वैल्यूज़ के साथ, बिलीव्स और कल्चर के साथ। और कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए दूसरी थेरेपीज़ के साथ, बेस्ड ऑन नर्सिंग नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंस पे। रिटर्न एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लॉज, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। रिटर्न एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स होने चाहिए केयर के और जिसे डिटरमाइन किया गया बाय स्टेट लॉज, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Writing individualized nursing interventions. After choosing appropriate interventions, the nurse write them on the care plan. तो जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं उनको अब लिखे हुए जो नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं वो आ गए राइटिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस। नर्सिंग केयर प्लान जो होता है रिटर्न होता है और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट की केयर के बारे में। फॉर प्लानिंग एंड रैशनले फॉर एक्यूट पेन इन यूरेथ्रा अ क्लाइंट विद यूटीआई, फॉर ये हो गया कि भाई हमें प्लान करना है एक रैशनली फॉर एक्यूट पेन हो रहा है यूरेथ्रा में एक पेशेंट के जो उसको यूटीआई है, तो प्लानिंग असेस पेन, नोटिंग लोकेशन, इंटेंसिटी कितनी है, स्केल ऑफ 0 to 10 एंड ड्यूरेशन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑब्जर्व द चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, बिहेवियर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और ऑब्ज़र्व करना है, प्लानिंग में हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई हमें उसका मेंटल स्टेटस के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ रहा है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, और एनकरेज करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, है ना, और प्लान नोट और पेन को नोट करो, लोकेशन को, पेन नोटिंग लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। रैशनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एड इन चॉइस ऑफ डिटरमाइनिंग चॉइस और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस। Increased hydration flushes bacteria and toxins. Accumulation of uremic waste and electrolyte imbalances may be toxic to CNS. तो इसके पीछे क्या होगा कि भाई मेंटल स्टेटस और बिहेवियर भी चेक करना है, तो पता चल जाएगा हमें कि यूरेमिक वेस्ट का एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है, इसका रैशनल ये आ गया, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का जो टॉक्सिक हो सकते हैं CNS के लिए। स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।